Assalamu alaikum. This is the 14th lecture for the series LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saif. Summary of the last session. In the last session we further continued with the chapter of layout design. We stressed upon and focused on the importance of layout design, and we continued with the work cells. What are work cells? How do work cells work? And then we also discussed the layout of work cells and how can we compute the number of work cells. जिसमें हमने एक और चीज़ भी देखी थी, cycle time, output capacity, assembly line balancing और efficiency. हमने लास्ट लेक्चर में जो मेन हमारा फोकस था दैट वाज ऑन असेंबली लाइन बैलेंसिंग, और हमने असेंबली लाइन जब बैलेंसिंग की बात की थी तो हमने कहा था कि असेंबली लाइन बैलेंसिंग का मतलब ये है कि एक असेंबली लाइन है, लेट्स सपोज हम कहते हैं, हम बार बार एग्जांपल एक ही यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोटिव असेंबली, बिकॉज 93% ऑफ द टोटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जितनी दुनिया में जहाँ पे भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे असेंबली लाइंस यूज़ हो रही हैं, 93% ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज में ही असेंबली लाइंस यूज़ होती हैं. वेरी रेयर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और कहीं पर असेंबली लाइंस का कॉन्सेप्ट है. तो ना असेंबली लाइंस में हमने कहा कि जी असेंबली लाइन क्या होती है कि वर्क स्टेशंस होते हैं. पहला वर्क स्टेशन हमने गाड़ी का चेजेस वहाँ पे प्रिपेयर किया, वेल्डिंग की, उसके बाद गाड़ी का चेजेस पेंट हुआ, उसके बाद हमने कहा जी वायरिंग इंस्टॉल हुई, उसके बाद डैशबोर्ड इंस्टॉल हुआ, इंजन इंस्टॉल हुआ, सस्पेंशन इंस्टॉल हुई, बॉडी पार्ट्स इंस्टॉल हुए, और इवेंचुअली गाड़ी प्रिपेयर हो गई, गाड़ी मैन्युफैक्चर हो गई. नाउ जब गाड़ी मैन्युफैक्चर हो गई तो वो वर्क स्टेशन से गुजरी. अब अगर हम लेट्स से हम कहें कि एक वर्क स्टेशन, लेट्स सपोज देयर वाज 7 वर्क स्टेशंस, 7 वर्क स्टेशंस हैं, हर वर्क स्टेशन पे 1 घंटा लगता, हर वर्क स्टेशन पे 1 घंटा लगता. पहले वर्क स्टेशन पे 1 घंटा लगा, दूसरे पे 1 घंटा लगा, तीसरे पे 1 घंटा लगा. अब हर वर्क स्टेशन पे डिफरेंट टास्क हैं. हर वर्क स्टेशन को हम कह सकते हैं कि जी पहला वर्क स्टेशन है, उस पर 5 टास्क हैं. 5 टास्क हैं कि बॉडी पार्ट को आपस में स्क्रूज के साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद पहला टास्क था स्क्रूज से जोड़ा जाए, फिर उसके बाद अगला टास्क था उनको वेल्ड किया जाए, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाए. ये 5-6 टास्क हैं. फिर अगले वर्क स्टेशन पे फिर 5-6 टास्क हैं. तो अगर हम कहें कि हर एक वर्क स्टेशन पे 1 घंटा लगता है तो इसका मतलब असेंबली लाइन बैलेंस्ड है. और अगर हम कहें कि जी पहले 2 वर्क स्टेशन पे पहले वर्क स्टेशन पे 1 घंटा, दूसरे पे 1 घंटा, तीसरे पे 3 घंटे, फिर चौथे पे 1 घंटा, फिर 2 घंटे, 5वें पे 2 घंटे. तो अब वो क्या होगा कि हमने गाड़ी मैन्युफैक्चर करना शुरू की, पहले वर्क स्टेशन से दूसरे पे आई, दूसरे से तीसरे पे आई, तीसरे पे लगेंगे 3 घंटे. तो उतनी देर के अंदर के 3 घंटे में 3 गाड़ियां और पहुंच जाएंगी थर्ड वर्क स्टेशन. तो तीसरे वर्क स्टेशन के ऊपर तो फिर रश लग जाएगा. रश होगा तो वहां पे हमारी असेंबली लाइन स्टॉपेजेस होंगे, असेंबली लाइन फॉल्ट्स होंगे. सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, असेंबली लाइन बैलेंस करते हैं. असेंबली लाइन को बैलेंस करते हैं. और बैलेंस करने का क्या तरीका है? बैलेंस करने का हमने तरीका ये ढूंढा कि हमने देखा कि हम पहले तो एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि जी हमारी टोटल एक्टिविटीज़ क्या हैं, सबसे पहली एक्टिविटी से लेके आखिरी एक्टिविटी तक. फिर हम उन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं हर एक्टिविटी का टास्क टाइम क्या है. पहले ही हमने कहा कि जी गाड़ी को हमने स्क्रूज के साथ उसकी बॉडी को हमने आपस में जोड़ा. फिर दूसरी एक्टिविटी हमने उसको वेल्ड किया, तीसरी हमने इसको ग्राइंड किया. अब ये एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी में 10 मिनट, दूसरी में 10 मिनट, तीसरी में 15 मिनट. ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सब के टास्क टाइम भी हमारे पास आ गए. उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इनमें से कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी, और कौन सी एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद अगली एक्टिविटी शुरू हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी नहीं हो सकती, प्रीडिसेसर्स कौन कौन से.
जैसे हम कहते हैं एक्टिविटी ए है, उसके बाद एक्टिविटी बी होगी, फिर एक्टिविटी बी के बाद एक्टिविटी सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। तो एक्टिविटी डी स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी डी स्टार्ट करने के लिए कंडीशन, ये शर्त यह है कि एक्टिविटी बी कंप्लीट हो, लेकिन उसके लिए ये शर्त नहीं है कि सी भी कंप्लीट हो। तो मतलब बी के बाद डी भी शुरू, इकट्ठी डी और सी दो एक्टिविटीज हम इकट्ठी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी बी जो है वो उस वक्त तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक ए कंप्लीट नहीं होगी। ए कंप्लीट होगी तो बी शुरू होगी। नाउ फिर हमने उसका एक प्रोसेस लेआउट बना लिया कि जी ए है, ए में इतना टाइम लगता है, उसके बाद बी आती है, बी में इतना टाइम लगेगा, बी के बाद हमने सी डी इकट्ठी शुरू की, ए के बाद हमने एग्जांपल देखी थी उसके हमने कहा कि ई भी इकट्ठी हम शुरू कर सकते हैं, ए के बाद मतलब बी और ई हमने दो शुरू की थी। अब हमें पास टास्क टाइम्स भी हैं, हम साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइकिल टाइम हमने क्या कहा था कि जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो या हमारे जो हमारे वर्क स्टेशन हैं उसमें मैक्सिमम टाइम कितना हर एक्टिविटी में लगेगा। उसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 200 एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी में 10 से 15 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम जो टाइम किसी एक्टिविटी में लगता है वो 15 मिनट है, तो हमारा साइकिल टाइम 15 मिनट होगा। इसका मतलब है कि तमाम एक्टिविटीज़ को अगर हम इकट्ठे शुरू कर दें तो मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। राइट, साइकिल टाइम हो गया। फिर हमारे पास आउटपुट रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट रेट हम कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास दिन में कितने टोटल आवर्स हैं, उन आवर्स की मिनट्स हम क्या बना लेते हैं, मिनट से हम देख लेते हैं, साइकिल टाइम से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है कि एक दिन के अंदर हम इतनी हमारी आउटपुट है। फिर आउटपुट से हम क्या करते हैं, वर्क स्टेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट से वर्क स्टेशंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी हमें इतनी आउटपुट चाहिए, रिक्वायर्ड इतने यूनिट्स, हमें इतने यूनिट्स रिक्वायर्ड है। हमें अगर एक दिन में 50 गाड़ियाँ रिक्वायर्ड है, 50 गाड़ियाँ असेंबल करनी है और हमारा जो है आउटपुट रेट ये है, तो हम कितने वर्क स्टेशंस हमें चाहिए, हम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस आ गए उसके बाद हमने कहा था ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, जिसमें हमने देखा था ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स के अंदर कि हम जो है किस टेक्निक के ऊपर बेस करके हम अपना वर्क फ्लो चार्ट को जो है इम्प्रूव करेंगे। उसमें देखा था कि हमने कि जी सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं, सबसे कम किसी के फॉलोअर्स हैं, किसी के 2 फॉलोअर्स हैं तो हम कर सकते हैं, किसी का 1 फॉलोअर है तो हम कर सकते हैं, डिफरेंट है। तो हमने देखा उसमें हमने टेक्निक, हमने लेट्स सपोज हमने कहा कि जी जिसका सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो हमने देखा कि ए है, ए के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो हमने कहा जी एक वर्क स्टेशन और ए का टाइम जो था हमने देखा था उस एग्जांपल में कि जी 12 मिनट है, तो हमने एक वर्क स्टेशन ए बना दिया। बी को हमने देखा, बी भी हमने देखा कि जी सबसे ज़्यादा, फिर बी और ई, ए के बाद बी और ई आता है, तो हमने देखा कि बी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो हमने बी को एक वर्क स्टेशन बना दिया, उसके भी टाइम 11 मिनट थे। अब टाइम भी आपने देखना है कि टाइम भी एक जैसा हो। फिर बी के बाद सी और डी इकट्ठे शुरू हो रहे हैं और उसके बाद जी आ रहा है, तो हमने देखा कि सी के 5 मिनट हैं, डी में 4 मिनट लगते हैं, जी में 3 मिनट लगते हैं। तो हमने कहा कि जी ये तीनों को मिला के एक वर्क स्टेशन बनाया तो हमारे 11 मिनट बन जाते हैं, तो टाइम भी इक्वल हो गया और टाइम जो हमारा वर्क स्टेशन बन गया। इस तरह हमने डिवीजन करके 6 वर्क स्टेशन बना लिए। उसके बाद 6 वर्क स्टेशन बन गए। फिर हमने अपना हमारे पास फॉर्मूला जिससे हमने एफिशिएंसी कंप्यूट कर ली, तो हमें पता चला कि इस लेआउट डिज़ाइन की 93% एफिशिएंसी आ रही है। इसका मतलब है कि जो लेआउट डिज़ाइन है वो हमें 93% एफिशिएंट है। सो हमने लास्ट लेक्चर में एक तो हमने एफिशिएंसी कैलकुलेशंस देखी थी, आउटपुट कैपेसिटी, साइकिल टाइम। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिसअसेंबली लाइन, जिसको हमने कहा था कि एक असेंबली होती है, गाड़ी जोड़ के हमने बना दी असेंबली, और फिर गाड़ी को हमने डिसअसेंबल कर लिया, गाड़ी को खोल दिया, खोल के पार्ट्स हमने रिसाइकिल कर लिए। So now coming on to the today's session, आज के सेशन जो है this is about the job design. This we are going to start the new chapter which is about the job design. इसमें हम एक तो रस्टी वॉलेस नेस्का रेसिंग टीम का हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, कंपैटिटिव एडवांटेज, लेबर प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर जॉब डिज़ाइन में लेबर स्पेशलाइजेशन, जॉब एक्सपेंशन, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉब डिज़ाइन, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स क्या होती हैं, मोटिवेशन इंसेंटिव सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जॉब डिज़ाइन के अंदर।
Then we'll talk about ergonomics and work methods. Ergonomics, work methods कैसे क्या होते हैं, method analysis कैसे करते हैं, visual workspace क्या होती है, ethics and work environment और labor standards के ऊपर भी हम बात करेंगे. ये सारे वो topics हैं जो कि आज के chapter में हम discuss करेंगे इस lecture में. So moving on to today's lecture, which is about the chapter is job design. Let's talk about the NASCAR racing team. Rusty Wallace is one of the racing team, and this racing became very popular in 1990s with huge sponsorship and prize money. NASCAR अमेरिका में एक कार रेस होती है जिसको NASCAR कहते हैं, और उसके अंदर कार्स तैयार करते हैं, स्पोर्ट्स कार्स, वो रेस लगाते हैं और जो कार जीतती है उसे बहुत ह्यूज एक प्राइज मनी मिलती है. तो उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस पिट क्रूज आर अ की एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल रेस टीम. हाई परफॉर्मेंस पिट क्रू क्या होता है कि कार जो होती है, सिंस रेसिंग इज अ साइंस नाउ, तो रेसिंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब अगर दो गाड़ियां आपस में रेस लगाती हैं, एक ही इंजन कैपेसिटी की हैं, लेकिन एक गाड़ी के अंदर फ्यूल पेट्रोल जो है वो पूरा फुल टैंक है, एक में हाफ टैंक है, तो फुल टैंक वाली को इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि उतना वो जो पेट्रोल है या पेट्रोल है उसकी वो वेट भी कैरी कर रही है. तो जो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कि वो जितनी रेसिंग कार्स होती हैं वो क्या करती हैं कि हर 5 लैप्स, 5 मतलब कि चक्कर के बाद या 10 चक्कर के बाद फिर थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेते हैं ताकि अगले 10 चक्कर लगा लें, फिर थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेते हैं, रादर देन कि एक दफ़ा फ्यूल टैंक फुल करा ली, उतना वेट भी कैरी करें, उतनी स्पीड स्लो हो जाती है. इसी तरह टायर्स हैं, टायर्स भी क्योंकि बहुत टायर्स जो होते हैं इनकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और ये टायर चौड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टायर और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से टायर गर्म बहुत ज़्यादा होता है. जब गर्म बहुत ज़्यादा होता है तो वो हर 5 या 10 चक्कर की जो राउंड्स हैं उसके बाद इन्हें टायर चेंज करने पड़ते हैं, वरना ये टायर बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है. तो अब वहाँ पे हर टीम का एक क्रू होता है, वहाँ पे क्रू होता है, उनकी एक टीम होती है जो कि वहाँ पे क्या करती है, 10 राउंड्स के बाद जैसे ही गाड़ी आती है तो उनके पास फ्यू सेकेंड्स टाइम होता है, उस सेकेंड के अंदर गाड़ी में पेट्रोल भी डालना उन्होंने, उसके बाद उन्होंने गाड़ी के टायर्स भी चेंज करने हैं और उसके बाद कोई और प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करनी. तो उनके पास हाई परफॉर्मेंस पिट क्रूज होते हैं सो दैट कि वो टाइम जितना क्रू जो है एफिशिएंट होगा उतना कम टाइम लगेगा उसे गाड़ी को ओवरऑल करने में या गाड़ी को रिवाइव करने में. So pit crew members can earn $100,000 per year for changing tires. So जो टायर चेंज करने वाले हैं वो $1,00,000 से ज़्यादा पर ईयर उनकी सैलरी होती है. Why? Because वो जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे उतनी ज़्यादा उनकी सैलरी होगी. So each position has a very specific work standards. तो हर पिट क्रू के अंदर जिसने टायर चेंज करना है उसके लिए भी वर्क स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, उसके लिए भी एफिशिएंसी लेवल्स डिफरेंट है, जिसने फ्यूल डालना है, जिसने ब्रेक ऑयल वो चेक करने हैं, वो भी सारी चीज़ें. तो पिट क्रूज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड गो थ्रू रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग एज वेल. पिट स्टॉप्स आर वीडियो टेप टू लुक फॉर इम्प्रूवमेंट्स. और फिर जब पिट स्टॉप पे गाड़ी आके रुकती है और उसमें फटाफट ही उसको ओवरऑल करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, उसके टायर चेंज करते हैं, वो सारी उसको वीडियो टेप भी करते हैं, उसको बाद में चेक करते हैं सो दैट कि देख सकें कि कहाँ पे उन्होंने टाइम वेस्ट हुआ या कहाँ पे और एफिशिएंट हो सकते हैं. सो जॉब डिजाइन, हमारा चैप्टर जॉब डिज़ाइन है, तो हम इस केस स्टडी को हम जॉब डिज़ाइन से रिलेट ऐसे करते हैं कि जो पिट क्रू है हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली एफिशिएंट. अब इनकी जॉब इस तरह से डिज़ाइन की होती है, इन्होंने एक एक चीज़ के इन्होंने अब वो जो पिट क्रू है उसकी फिजिकल इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो फटाफट जाके फौरन टायर खोल के टायर चेंज कर दें. अब अगर फिजिकली क्रू मेंबर फिट नहीं होगा, वो टायर से खुला नहीं जाए, टायर उठा के दूसरा टायर लगाया ना जाए, उसमें मसल्स में इतनी जान नहीं, तो वो टाइम वेस्ट करेगा. फ्यूल का भी इसी तरह है, बाकी भी उसकी गैजेटरी गाड़ी की उसने चेक करनी है. सो जॉब वो इस तरह से फिर उनकी डिज़ाइन ह्यूमन रिसोर्स को प्लान इस तरह से करते हैं ये नेस्कार टीम वाले कि जब वो
करें, उनकी एफिशिएंसी जो है वो एनहांस हो, उनकी ट्रेनिंग ऐसे कराई जाती है उनको, उसके अलावा उनको नॉलेज ऐसी उनके साथ शेयर की जाती है, उसके अलावा उनको इंसेंटिव्स ऐसे दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा इसमें इसी के स्टडी में बात की कि जी उनकी सैलरी, सिर्फ टायर चेंज करने वाले की सैलरी $1 लाख से ज़्यादा हो सकती है एक साल की। जितना ज़्यादा एफिशिएंटली, जितना ज़्यादा लेस टाइम में वो टायर चेंज करेगा, उतने ज़्यादा उसको कमीशन मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड case study on the racing team, NASCAR racing team. Now coming on to human resource strategy. The objective of a human resource strategy is to manage labor and design jobs so people are effectively and efficiently utilized. People should be effectively utilized within the constraint of other operations management decisions. People should have a reasonable quality of work life in an atmosphere of mutual commitment and trust. ये भी ज़रूरी है। वर्क ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि लोग देखें, ह्यूमन रिसोर्स लोग काम उस वक्त ठीक तरीके से कर सकेंगे व्हेन, मैं काम उस वक्त ठीक तरीके से कर सकूंगा जब मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूँगा, मैं परेशान नहीं हूँगा, मैं काम से तंग नहीं आया हूँगा, मैं काम इंजॉय कर रहा हूँगा, इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही, मैं खुशी से काम कर रहा हूँ। तंग होके, परेशान होके, रोज़ के प्रॉब्लम्स, झगड़े और इनकी वजह से मैं काम नहीं कर सकूंगा, मेरी एफिशिएंसी लेवल लो हो जाएगा। सो जॉब डिज़ाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंट करने के लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स के? व्हाट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, हम जब बात करते हैं तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, उसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में हम व्हाट जब कहते हैं तो जी व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, तो उसमें हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कि स्किल्स क्या क्या चाहिए उस ह्यूमन रिसोर्स में। टायर चेंज करने वाला है तो उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए, टैलेंट क्या चाहिए, मटेरियल्स क्या चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट उसको क्या चाहिए। फिर व्हेन, स्केड्यूल्स, time of day, time of year, seasonal stability of schedules, location strategy, where, climate, temperature, noise, light, air quality. अब एक एम्प्लॉय है, उसको आप किसी ऐसे ऑफिस में बिठा देते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट है और डार्कनेस है और जो है हवा नहीं आ रही, फ्रेश एयर नहीं आती, कोई सनलाइट नहीं आती, कुछ अरसे के बाद वो वैसी डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी एफिशिएंसी वैसी लो हो जाएगी। प्रोसेस स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज, सेफ्टी, इंडिविजुअल डिफरेंस, स्ट्रेंथ एंड फटीग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स, एंड देन हाउ, लेआउट स्ट्रैटेजी, फिक्स पोजिशन, प्रोसेस, असेंबली लाइन, वर्क सेल, प्रोडक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें, व्हाट, प्रोसीजर, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी पे इफेक्ट करती हैं चीजें। लेबर प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी पॉलिसीज होनी चाहिए, फॉलो डिमांड एग्जैक्टली, मैचेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी पॉलिसीज, फॉलो डिमांड का मतलब है जिस तरह की हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है वैसी ही ह्यूमन रिसोर्स जो है हमें फाइंड आउट करें, वैसी ही ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय करें। चाहिए हमें एक एम्प्लॉय जो कि अकाउंटिंग में चाहिए और हम उसको एम्प्लॉय कर लेते हैं किसी फाइनेंस को, देयर टू डिफरेंट फील्ड्स। incurs cost in hiring and termination, unemployment insurance and premium wages। और अगर हमने उसको फाइनेंस वाले बंदे को हमने अकाउंटिंग में फिट करने की कोशिश की और वो काम नहीं कर सका तो इवेंचुअली उसे निकालना पड़ेगा, तो टर्मिनेशन कॉस्ट भी है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी, वो उसको जॉब से निकाल देंगे तो जब तक उसे अगली जॉब नहीं मिलती उसे इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, प्रीमियम वेजेस देनी पड़ेंगी उसको निकालने के लिए। लेबर इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। Hold employees constant, maintains trained workforce, minimizes hiring, termination, unemployment costs. Employees may be underutilized during slack periods. Labor is treated as a fixed cost. दो strategies हैं। पहले हमने कहा कि जी
डिमांड एग्जैक्टली कि जब ज़रूरत हो तब एम्प्लॉय ले लें और उसके बाद उसके एम्प्लॉय को हम काम कराया उसके बाद छुट्टी कर दें, तो उससे ये है कि टर्मिनेशन कॉस्ट और ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम एज अ वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट करते हैं, या हम उसको क्या करते हैं कांस्टेंट एम्प्लॉयमेंट पे रख लेते हैं, परमानेंट बेसिस पे रख लेते हैं, काम है या नहीं है उसको हमने सैलरी देनी है, तो उसको हम एज अ फिक्स कॉस्ट पे ट्रीट करते हैं। स्टैंडर्ड वर्क स्केड्यूल, स्टैंडर्ड वर्क स्केड्यूल क्या होगा जी, 5 8 आवर्स डेज कि 8 घंटे के हफ्ते में 5 दिन और 8 घंटे। फ्लेक्स टाइम ये होता है कि जी आप एम्प्लॉय को कह देते हैं कि ठीक है जी आपने डेली के 8 घंटे पूरे करने, 8 घंटे काम करें, लेकिन आप अपनी मर्जी से देख लें कि आप सुबह 9 बजे आएंगे या 10 बजे आएंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग वीक, आप क्या करते हैं कि एक दिन आप 12 घंटे काम कर लेते हैं, एक दिन 4 घंटे काम कर लेते हैं, डेज आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट टाइम, फ्यूर पॉसिबल इरेगुलर आवर्स, पार्ट टाइम कर लेते हैं सब। जॉब क्लासिफिकेशन एंड वर्क रूल्स, specify who can do what, specify what when they can do it, specify under what conditions they can do it, often result of union contracts, strictly restricts flexibility in assignments and consequently efficiency of production। ये सारी चीजें क्या हैं, हमारी वर्क रूल्स हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन सा काम कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, वर्क रूल्स हम डिफाइन कर लेते हैं। जॉब डिजाइन, specifying the task that constitute a job for an individual or a group। job design क्या होती है? if I say my job description, मैं जॉब करता हूँ तो मेरी जॉब एक डिस्क्रिप्शन है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई कि ये भी काम करना है आपकी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और वो जॉब डिस्क्रिप्शन कम्स थ्रू जॉब डिज़ाइन। उससे पहले एक प्रोसेस था जो कि जॉब डिज़ाइन था, उन्होंने एक जॉब डिज़ाइन की कि जी हमें ये बंदा चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, इस तरह का बंदा चाहिए, उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेगा, दैट इज़ जॉब डिज़ाइन। कि उसकी जॉब स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपेंशन, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स, मोटिवेशन, इंसेंटिव सिस्टम क्या होगा। Labor specialization, the division of labor into unique tasks. It was first suggested by Adam Smith in 1776। और उसने कहा था कि जी अगर आप लेबर को स्पेशलाइज कर दें, आप एक लेबरर है, उसको एक है जो कि वेल्डर है, एक है जो कि एक वेल्डर है और एक हैमरर है, तो एक ने उसको कि जो है टर्न करना है, सीधा करना है हैमर के साथ, एक जो है उसने वेल्ड करना है। अगर एक ही को आप दोनों काम दे दें तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप एक को स्पेशलाइज करा दें कि वो सिर्फ वेल्डिंग, तो ज़्यादा बेहतर वेल्डिंग करेगा, लेस लॉस ऑफ टाइम होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल। देन लेटर चार्ल्स बैबेज 1832 एडेड अनदर कंसिडरेशन which is exactly fit the required skill, कि जितना ज़्यादा आपका स्पेशलाइज्ड लेबर होगी, ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतनी उसकी जो उतना वो स्किल्ड ज़्यादा होगा तो उतनी उसकी वेजेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। जॉब एक्सपेंशन इज एडिंग मोर वैरायटी टू जॉब्स, intended to reduce boredom associated with labor specialization, job enlargement, rotation, enrichment, employee empowerment। ये 4 फैक्टर्स हैं, enlargement, rotation, enrichment and employee empowerment, which actually explains job expansion। जॉब एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपका एक स्पेसिफिक रोल है, आप पहले सप्लाई चेन में थे, आपको सप्लाई चेन से आपको रोटेट करके किसी और डिपार्टमेंट में, उसके बाद मार्केटिंग में, सो दैट कि आपको एक तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, फिर ये है कि आप भी एक डिपार्टमेंट में रह के बोर नहीं होंगे, आपका भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, यू लर्न न्यू थिंग्स। जॉब एनलार्जमेंट, प्रेजेंट जॉब क्या है जी, मैनुअली इंसर्ट एंड सोल्डर 6 रजिस्टर्स। एक पीसीबी बोर्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, एक सर्किट बना रहे हैं, सर्किट के ऊपर 6 रजिस्टर लगाने हैं। ये आपका इस वक्त हम एक एग्जांपल डिस्कस करें एनलार्जमेंट की, कि ये आपका प्रेजेंट काम है। तो आपको क्या करते हैं, जॉब एनरिचमेंट कैसे करते हैं, पार्टिसिपेट इन अ क्रॉस फंक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। आपने क्या करना था, हम एक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का सर्किट के ऊपर रजिस्टर आपने लगाने थे।
आपको क्या करते हैं, जो उस मोबाइल फ़ोन का कीपैड बना रहा है वो एक और डिपार्टमेंट है, आपको उस डिपार्टमेंट की क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपको इंक्लूड कर लेते हैं कि जी आप उनको उनकी ज़रा क्वालिटी के ऊपर आप उनको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट टीम के मेंबर बन जाए, आप उनको बताएं उनको अपनी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जॉब एनरिच हो रही है। एनरिच कैसे हो रही है, आप उस डिपार्टमेंट की भी नो हाउ ले रहे हैं। फिर कंट्रोल केयर टेस्ट सर्किट्स आफ्टर असेंबली, आपको प्रेजेंट जॉब तो आपको था कि आपने रजिस्टर फिट करने थे, उसके बाद आपको कंट्रोल भी दे दिए कि आपको एम्पावर भी कर दिए। एम्पावरमेंट कैसे की है कि आपको कहा है कि भाई आप इसको अपना जो है इसके बाद चेक भी करें, आपने जो फिट किया वो ठीक किया नहीं किया। देन टास्क 3, लॉक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इनटू फिक्सचर फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, कि अब आपने क्या करना है कि उस सर्किट बोर्ड पे जिसमें 6 रजिस्टर लगाए थे वो आपने मोबाइल फ़ोन की बॉडी में भी आपको कहा कि वो भी आप फिट कर दें। फिर इसी तरह एनलार्ज जॉब क्या है, टास्क 2, एडहेयर लेबल्स टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कि आपने जो सर्किट बोर्ड लगाया उसके बाद लेबल्स भी आप ही लगाना शुरू कर दें, तो ये आपकी जॉब और एनलार्ज हो गई। Psychological components of a job design. Human resource strategy requires consideration of the psychological components of a job design. Human resource strategy, psychological components. Psychological components का मतलब जिसमें एक हॉथरॉन एक was one of the scientists जिसने कि उसने स्टडीज की थी कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट किसी भी काम का क्या हो सकता है। अब हमने बात कर रहे हैं कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की सर्किट बोर्ड्स की। सर्किट बोर्ड है, उसके ऊपर 6 रजिस्टर लगाने थे, फिर उसे कहा कि उसको उसके अंदर बॉडी के अंदर भी फिट कर दो, फिर उसे कहा कि लेबल भी लगा दो, फिर उसे कहा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट की भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम के मेंबर भी बन जाए। साइकोलॉजिकली क्या है, साइकोलॉजिकली एक सेल्फ एस्टीम, उसको दूसरे जब डिपार्टमेंट में वो जाएगा तो वो उसको एक सेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज। उसके बाद जब वो वहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ पे सर्किट लगा रहा है, वहाँ की लाइटिंग भी उसके ऊपर, अगर कम लाइट है तो उसको ज़्यादा उसके ऊपर वो करना पड़ रहा है, स्ट्रेस करना पड़ रहा है, जिसकी साइकोलॉजिकली वो परेशान भी हो रहा है, स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है। तो इस तरह के, इसी तरह उसकी चेयर ठीक नहीं है, अगर वो बैठ सही तरह से नहीं है, उसके कमर में दर्द हो रहा है, फिर वो इस तरह के सारे फैक्टर, एर्गोनॉमिक फैक्टर्स इवेंचुअली क्या है, उसको कैसे साइकोलॉजिकली कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एक ह्यूमन रिसोर्स को। दे स्टडीड लाइट, उन्होंने हॉथरॉन ने जो स्टडीज की थी उसके अंदर उन्होंने लाइट लेवल्स बट डिस्कवर्ड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट वाज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लाइट लेवल्स। उन्होंने कहा लाइट लेवल्स को कम लाइट हो ज़्यादा लाइट हो तो, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जी इवेंचुअली कि लाइटिंग लेवल से प्रोडक्टिविटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी इनटू द वर्क प्लेस, the workplace social system, distinct roles played by individuals may be more important than physical factors. Distinct roles, हर एम्प्लॉय का अपना रोल है, हर एम्प्लॉय का अपना काम है, अपना वर्क है। वो उन्होंने कहा कि जी फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो एक सोशल सिस्टम क्या होता है, वर्क प्लेस सोशल सिस्टम। वर्क प्लेस सोशल सिस्टम होता है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपस में सोशली इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, गपशप लगाते हैं, हर किसी का अपना काम है, वो अपना काम करता है। तो उन्होंने कहा कि जी जो बाकी फिजिकल फैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये वर्क प्लेस सोशल सिस्टम अगर अच्छा है तो वो एम्प्लॉयज़ विल परफॉर्म बेटर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे बी डोमिनेटेड इन जॉब एक्सपेक्टेशन एंड कंट्रीब्यूशंस, कि जॉब एक्सपेक्टेशन और कंट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल फैक्टर्स, कि अगर मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही, तो आई विल बी मोर डिटरमिन्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। जॉब के कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जॉब शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: स्किल वैरायटी, जॉब आइडेंटिटी, जॉब सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। स्किल वैरायटी एक तो स्किल एनहांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स है। जॉब आइडेंटिटी कि आइडेंटिफाइबल जॉब के आपको पता आपने क्या काम करना है, जॉब के सिग्निफिकेंस क्या है, ये काम क्यों कर रहे हैं, ऑटोनॉमी आपके कितने आप खुद मुख्तार हैं ये काम करने में, एंड देन द फीडबैक कि आप फीडबैक कैसे अपनी रिले कर सकते हैं। जॉब डिजाइन कंटिन्यू, नीचे देखें, जॉब एक्सपेंशन और इंक्रीज रिलायंस ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय।
ये ग्राफ है कि जी इंक्रीज रिलायंस ऑन द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के ऊपर कितना ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है और वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। ये डिपेंड करता है किस पे, जॉब एक्सपेंशन पे, कि उसकी जॉब कितनी ज़्यादा एक्सपेंडेड है। अब एक स्पेशलाइजेशन है किसी ह्यूमन रिसोर्स की, उसके बाद उसकी जॉब एनलार्ज भी कर दी जाती है। एनलार्ज हमने देखा कि उसको दे दिया आपने टास्क के एनलार्ज के, एक और टास्क दे दिया कि जी आपने ये काम भी करना है। उसके बाद एनरिच कर दिया, उसे कहा कि जी किसी और डिपार्टमेंट की आपने उस डिपार्टमेंट को चेक भी करना है। एम्पावर भी कर दिया कि जो आप काम खुद कर रहे हैं उसको भी आप खुद मॉनिटर करें। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ डायरेक्ट ये एम्पावरमेंट होगी, जितनी एनरिचमेंट होगी, एनलार्जमेंट होगी, स्पेशलाइजेशन होगी, तो उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिलाय भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय पे और वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी करेगा। और इसको हम कहते हैं एक जॉब एक्सपेंशन कहते हैं। और जितनी ज़्यादा जॉब एक्सपेंशन उतनी सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स होती हैं कि टीम अपने आप को खुद ही डायरेक्ट कर रही होती है टूवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू रीच अ कॉमन गोल। सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स क्या होती हैं? एक ग्रुप होता है, एक टीम बना लें, टीम एम्पावर्ड होती हैं, उनके पास खुद कंट्रोल होता है और वो अपने आप को एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रही होती हैं। मे बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव बिकॉज प्रोवाइड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इंश्योर कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, मीट इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स। To maximize effectiveness, managers should ensure those who have legitimate contributions on the team. Effectiveness को मैक्सिमाइज करने के लिए, किसी भी एक टीम की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजर्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक तो उसे ये करना चाहिए कि इंश्योर कि हर कोई टीम में से कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर प्रोवाइड मैनेजमेंट सपोर्ट, के मैनेजमेंट की सपोर्ट उनको प्रोवाइड करे ह्यूमन रिसोर्स को। इंश्योर नेसेसरी ट्रेनिंग, कि उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाए नेसेसरी जो उनको ज़रूरत है। एंडोर्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, कि उनको बार बार दोहराया जाए, उनको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोबारा बताए जाएं कि ये आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी दिए जाए, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी दिए जाए। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में उनको एप्रिसिएशन है। सुपरवाइजर्स मस्ट रिलीज कंट्रोल, और सुपरवाइजर्स जो हैं, जो टीम सुपरवाइजर्स हैं, वो अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी, उनको कंट्रोल दें अपने काम का। बेनिफिट्स ऑफ टीम्स एंड एक्सपेंडेड जॉब डिजाइंस, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अब टीम के और एक्सपेंडेड जॉब डिजाइन के क्या फायदे हैं? इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, improved job satisfaction, increased motivation, allows employer to accept more responsibility. हमने भी ये सारी चीजें पहले डिस्कस की। Improve productivity and quality, reduce turnover and absenteeism. ये सारी चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं through teams and expanded job designs. Limitation of job expansions क्या है? Higher capital cost. Individuals may prefer simple jobs, higher wages rated for greater skills, small labor pool, higher training cost. Capital cost जब हम कहते हैं, that means के जॉब एक्सपेंशन में हमने क्या डिस्कस किया कि हम कर क्या रहे हैं जॉब एक्सपेंशन में, what is happening कि आप एक ही एम्प्लॉय को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसको आप एडिशनल, क्योंकि उसका स्किल सेट भी इंक्रीज कर रहा है तो आप उसको एडिशनल वेजेस भी देंगे, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिंपलर और इंडिविजुअल जॉब्स करना चाहें, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने चाहते, फिर ज़्यादा वेजेस, हमें स्किल्स जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी। फिर ये कि उसकी वजह से एक ही अगर एम्प्लॉय को आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे, हमें एम्प्लॉयज़ कम चाहिए होंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी शेयर्ड हो जाएंगी, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं जॉब एक्सपेंशन की। और जी लिमिटेशंस ऑफ जॉब एक्सपेंशन, अगर हम इसके भी एक एग्जांपल देखते हैं, एनुअल एवरेज ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय यूएस में 7 है, स्वीडन में 117, जापान में 200 ट्रेनिंग आवर्स। जापानीज इंडस्ट्री इज मोर एफिशिएंट
वहाँ पे जॉब एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेनिंग आवर्स भी ज़्यादा है। स्वीडन में इसी तरह 170, यूएस में कम है। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव सिस्टम्स, बोनसेस, कैश, स्टॉक ऑप्शंस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं? थ्रू इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव्स क्या होंगे? बोनस दे सकते हैं, कैश, उनको अपने शेयर्स, कंपनी में स्टॉक्स शेयर्स दे सकते हैं, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, गेन शेयरिंग, रिवॉर्ड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, इंसेंटिव प्लान्स टिपिकली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रेट्स। इंसेंटिव प्लान्स, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन, जितने ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे उतनी ज़्यादा उनको कमीशन, उतना ज़्यादा उनको बोनस मिलेगा। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, रिवॉर्ड फॉर नॉलेज और स्किल्स, जितनी ज़्यादा नॉलेज, जितनी ज़्यादा स्किल्स गेन करेंगे उतने ज़्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। एर्गोनॉमिक्स एंड वर्क एनवायरनमेंट। Ergonomics is the study of interface between man and machine. It is a study of interface between man and machine, often called human factors. Ergonomics क्या होता है? It's a study of interface between man and machine, often called human factors, operators input to machines. अर्गोनॉमिक्स की वेरी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जी मैन एंड मशीन का सिंपल कांटेक्ट कैसे हो सकता है। अगर हम लेट्स सपोज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है दैट इज एन इंटरफेस। मैं कंप्यूटर को कमांड कैसे देता हूँ? माउस के थ्रू। मैं कमांड कैसे देता हूँ? कीबोर्ड के थ्रू। अब वो मैं कमांड जो दे रहा हूं वो और जो ये है कीबोर्ड है, माउस है, ये इंटरफेस है। तो अब एर्गोनॉमिक्स क्या है? जिस स्टडी ऑफ इंटरफेस बिटवीन मैन एंड मशीन। जब इंटरफेस जो है वो कितना मेरे लिए इजी टू यूज, कीबोर्ड कितना एफिशिएंट है, मेरा हाथ कितनी एफिशिएंटली उस पर चल सकता है, माउस से कितनी अच्छी तरह मैं क्लिक कर सकता हूँ, माउस को मैं पकड़ने से मेरे क्या बाजू में तो दर्द नहीं, हाथ में दर्द तो नहीं हो जाती, कीबोर्ड पर ज़्यादा देर हाथ रखने से मेरी कलाई में दर्द तो नहीं हो जाती। ये सारी इंटरफेस है। इसी तरह काम करने के लिए मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी मेरी कितनी कंफर्टेबल है, चेयर मैं ज़्यादा देर चेयर पे बैठ सकता हूँ। नहीं, मशीन है, मशीन को ऑपरेट करने में मैं कितना जो है मैं जल्दी एग्जॉस्ट होता हूँ। ये सारे एर्गोनॉमिक्स हैं। Ergonomics and work methods, feedback to operators, the work environment, illumination, noise, temperature, humidity. अब एक फैक्ट्री एरिया है, उस फैक्ट्री में मशीनें चल रही हैं, नॉइज़ कितनी ज़्यादा है, उस नॉइज़ में क्या एक इंसान काम कर सकता है एफिशिएंटली, या थोड़ी देर के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। इल्यूमिनेशन, लाइट प्रॉपर है नहीं है, टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा है या गर्मी कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, काम नहीं किया जा सकता। ये सारी एर्गोनॉमिक्स एंड वर्किंग कंडीशंस हैं। जॉब डिज़ाइन एंड कीबोर्ड, इसकी मैं कीबोर्ड की एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मशीन ऑपरेट करनी है, उसका कीबोर्ड। अब आप देखें, एक आप लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो कीबोर्ड देखें, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 बटन है। इन 7 बटन्स को यूज़ करना, और राइट साइड के ऊपर उसने 2 कीबोर्ड्स हैं जिसके ऊपर पूरे हाथ यूँ रखे हुए, इनको यूज़ करना। दोनों को यूज़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट साइड वाले दोनों उसने हाथ रखे हुए हैं और वो अपनी बस उंगलियों से ऐसे यूज़ कर रहा है और मशीन जो काम कर रही है। दूसरे वाले को एक ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ता। तो दिस इज मोर एर्गोनॉमिक। लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अब लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन अगर देखें टास्क के हिसाब से देखते हैं कि टास्क है जी स्मॉल डिटेल्स, एक्सट्रीम एक्यूरेसी। हमने एक सर्किट बोर्ड के ऊपर रजिस्टर लगाना है, स्मॉल डिटेल है, एक्यूरेटली लगाना है। सीविंग है, इंस्पेक्टिंग है, डार्क मटेरियल्स है, तो इल्यूमिनेशन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट होनी चाहिए। ओवरहेड सीलिंग लाइट, डेस्क लैंप लगाना चाहिए। लेकिन अगर एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, रेस्टोरेंट है, स्टेयरवे है, वेयर हाउस है, तो वहाँ भी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, वहाँ पे बस सीलिंग लाइट, छत की लाइटें काफ़ी होती हैं। तो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन हर टास्क के साथ डिफर करता है, हर काम के साथ डिफर करता है। तो और लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डेसिबल लेवल, डेसिबल आवाज़ का लेवल, की आवाज़ कितनी ऊंची है, कितनी कम होनी चाहिए। अब अगर हम कहते हैं कि जी एनवायरनमेंट की में हम देखते हैं एनवायरनमेंट के अंदर क्या शोर है। एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फर्नेस है,
इलेक्ट्रिक फर्नेस चल रही है, प्रिंटिंग प्रेस चल रही है, उसकी आवाज़ है, इन स्पोर्ट्स कार है, नियर फ्रीवे ऑटो जहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ है, प्राइवेट बिजनेस लाइट ट्रैफिक है, मिनिमम लेवल रेजिडेंशियल एरिया, कॉमन नॉइज़ की सोर्सेज के हैं, जेट टेक ऑफ है, जहाज़ टेक ऑफ, जो लोग एयरपोर्ट के पास रहते हैं उनको हर वक्त ये प्रॉब्लम रहता है कि जहाज़ लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, उसके डेसिबल लेवल 120 है, हैमर चल रही है, सबवे ट्रेन है, ड्रिल है, वैक्यूम क्लीनर है, लार्ज ट्रांसफार्मर है, सॉफ्ट विस्पर है। तो ये सारे डेसिबल के लेवल्स दिए हुए हैं। अब 100 से ऊपर वेरी अनोइंग है, सर में दर्द होता है, शोर, आपके दिमाग पे स्ट्रेस है। आप एक ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, हर 5 मिनट के बाद, हर एयरपोर्ट के सामने ऑफिस है, हर 1 मिनट के बाद एक फ़्लाइट उड़ रही है, एक जहाज़ आ रहा है, एक जहाज़ जा रहा है, सारा दिन आपके सर में वो आवाज़, इतनी लाउड आवाज़ आपको परेशान करती, आप काम नहीं ठीक कर पाते, आप सोच नहीं पाते, सर में दर्द रहता है। तो ऐसी जगह पे किसी, अगर आपने सोचने वाला या नॉलेजेबल आपने काम करना है, तो ऐसे ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते। तो ऑफिस कहीं ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां शोर कम से कम हो। तो हर जॉब के लिए ये डिफर करता है, डेसिबल लेवल भी। फिर मेथड एनालिसिस है, फोकस ऑन हाउ टास्क इज परफॉर्म्ड, यूज्ड टू एनालाइज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और मटेरियल, फ्लो डायग्राम, प्रोसेस चार्ट्स। क्या आप किसी भी प्रोसेस को कैसे जो एनालाइज कैसे करते हैं, प्रोसेस फ्लो से, उसके प्रोसेस चार्ट्स बनाते हैं कि जी पहला ये प्रोसेस, दूसरा, तीसरा, हमने प्रोसेस चार्ट्स पढ़े थे। एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन इन मशीन इन क्रू एक्टिविटी, एक्टिविटी चार्ट, कि कौन ह्यूमन्स क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, मशीन्स क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं। बॉडी मूवमेंट्स, माइक्रो मोशन चार्ट्स के माइक्रो मोशन बॉडी मूवमेंट्स के आप एनालाइज करते हैं कि ये बंदा एफिशिएंटली काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, सारा दिन वो हाथ बांध के खड़ा रहता है, या हाथ पीछे करके खड़ा रहता है, या गर्दन टेढ़ी कर खड़ा रहता है, या फिर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ऐसे झुक के काम कर रहा है, सीधा बैठ के काम कर रहा है, ये सारी चीज़ एनालिसिस मेथड्स। फ्लो डायग्राम, इट्स इन मशीन असेंबली प्लांट। सबसे पहले क्या होता है, स्टोरेज बिन में आपका रॉ मटेरियल आता है, फिर मशीन 1 में, फिर मशीन 2 में, मशीन 1 से मशीन 3, मशीन 4, वेल्डिंग, पेंट शॉप, और उसके बाद फिनिश। अगर हम इसी को ऑर्गेनाइज कर लें, इसी प्रोसेस फ्लो चार्ट को हम ऑर्गेनाइज कर लें, इसी हम प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर लें, तो हम ये भी कर सकते हैं, स्टोरेज बिन और एक ही बंदा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे आपके काम कर रहे हैं, तो हम वर्क स्टेशंस को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें, तो एक ही बंदा स्टोरेज बिन से मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और वेल्डिंग और पेंट जॉब, हमने क्या किया, प्रोसेस लेआउट को हमने एफिशिएंट कर लिया। प्रोसेस चार्ट्स, नाउ वर्क सेल फॉर एक्सेल स्टैंड। अब प्रोसेस चार्ट्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। प्रोसेस चार्ट्स क्या होते हैं, जिसमें नीचे आप देखें ऑपरेशंस के लिए गोल दायरा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरो है, इंस्पेक्शन, डिले, स्टोरेज के लिए ट्रायंगल है। तो जैसे जैसे हम प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और टाइम्स दिए हुए हैं कि हर प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और डिस्टेंस कितना है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिस्टेंस कितना है, तो इस तरह हमारे पास डिस्टेंस इन फीट आ जाता है टोटल, और प्रोसेस टाइम आ जाता है, और हमारे पास प्रोसेस हम चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस चार्ट। एक्टिविटी चार्ट, नाउ एक्टिविटी चार्ट की हम एग्जांपल देख रहे हैं। एक्टिविटी चार्ट में भी इसी तरह हर एक्टिविटी, ऑपरेटर 1 ने पहले ऑर्डर लिया, वैक्यूम कार, क्लीन विंडोज, उसके बाद चेक अंडर हुड, फिल विद ऑयल, कंप्लीट बिल। अब ये किसी पेट्रोल पंप का, गैस स्टेशन का ये एक्टिविटी चार्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑयल चेंज कर रहे हैं गाड़ी का, और फ्लूइड चेक कर रहे हैं, गाड़ी के ब्रेक ऑयल चेक कर रहे हैं और गाड़ी का ऑयल चेक कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, ऑर्डर लेता है, एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी गाड़ी का मैंने ऑयल चेंज कराना है, वो कहता है ठीक है जी। वो उसके बाद ऑयल वैक्यूम करता है, उस गाड़ी के अंदर से ऑयल निकाल लेते हैं, फिर उसकी विंडोज शीशे साफ करते हैं, फिर और के नीचे चेक करते हैं, फिर ऑयल डालते हैं, कंप्लीट बिल देते हैं, उसके बाद दोबारा वैक्यूम कार, क्लीन विंडोज। तो ये टोटल ये साइकिल रिपीट हो रहा है। फिर कंप्लीट बिल एक कंप्लीट हो गया, तो एक गाड़ी, उसके बाद अगली गाड़ी के साथ फिर ग्रीट नेक्स्ट कस्टमर, वैक्यूम कार, उसके बाद। तो ये हमने पहले था, हमने प्रोसेस वाइज हमने देखा, अब एक्टिविटी वाइज चार्ट। इससे हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा और हर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देन कम्स द ऑपरेशन चार्ट।
अब ऑपरेशंस के लिए हम कहते हैं जी बोल्ट वॉशर असेंबली है। प्रोसेस क्या है? बोल्ट वॉशर असेंबली, जिसके अंदर हमने कहा कि ऑपरेशंस के अंदर हमने ये देखा कि ऑपरेशंस हमने उसको कह रहे हैं कि सर्कल ऑपरेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरो यूज़ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, डिले के लिए डी है, स्टोरेज के लिए ट्रायंगल है। अब और उसके आगे हमने कहा जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो रीच फॉर बोल्ट। अब ऑपरेशंस चार्ट हम कह रहे हैं बोल्ट वॉशर असेंबली। बोल्ट वॉशर असेंबली का मतलब है कि बोल्ट लेके उसको वॉश करके हमने उसको फिनिश करना। तो अब बोल्ट वॉशर असेंबली के लिए एक राइट हैंड यूज हो रहा है कि लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है? राइट हैंड कितनी दफ़ा यूज होता है, लेफ्ट हैंड कितनी दफ़ा यूज होता है? तो हमने कहा जी लाइट उसके अंदर हमने कहा जी कि लेफ्ट हैंड के क्या कितनी दफ़ा ऑपरेशन है, राइट हैंड कितनी दफ़ा ऑपरेशन हैं। अब रीच फॉर बोल्ट, पहला हम कहते हैं जी लेफ्ट हैंड एक्टिविटी क्या है? रीच फॉर बोल्ट कि आप लेफ्ट हैंड से बोल्ट उठाते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस में जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रास बोल्ट, आप बोल्ट्स पड़े हुए आपने लेफ्ट हैंड बढ़ाया उठाया, उसके बाद उठा के लेके आए सेकंड मूव बोल्ट, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो एरर आप वो देखें, इसके अंदर ट्रायंगल देखें रेड कलर का। उसके बाद क्या करें, बोल्ट को आपने पकड़ा हुआ है, बोल्ट पकड़ा हुआ है पानी के नीचे, और उसके बाद बोल्ट जो है आप क्या करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पकड़ लेते हैं और उसके बाद वॉशर के नीचे करते हैं, वो वॉश होता है, उसके बाद आपने वॉशर से उठा के उसे आपने रख दिया। तो ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो दिस इज एन ऑपरेशंस चार्ट। हमने पहले प्रोसेस चार्ट देखा जिसमें पूरे प्रोसेस को, फिर हमने एक्टिविटी को देखा, अब हमने ऑपरेशन को देख रहे हैं कि हर ऑपरेशन कैसे है। अब अगर आपने बोल्ट ही एक बोल्ट क्या होता है, नट बोल्ट, बोल्ट आपने एक वॉश करना है तो उसको कैसे करना है कि लेफ्ट हैंड से पहले उसको आपने बढ़ाना है, लेफ्ट हैंड उठाना है, उठा के लाना है, राइट हैंड में पकड़ना है, वॉशर के नीचे करना है, आगे बढ़ाना है, उसके बाद वॉश करके वापस लाना है, उसको खुश करना है, करके आपने राइट हैंड से रखना है। दिस इज व्हाट एन ऑपरेशंस चार्ट इज। दिस इज, और इसमें भी आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी इस टाइम उठा के लाने में इसको डिस्टेंस कितना कवर किया और आप टाइम कितना कवर इसमें लग रहा है आपको। देन कम्स द विजुअल वर्क स्पेस। Use low-cost visual devices to share information quickly and accurately. Displays and graphs replace printouts and work paper. Able to provide timely information in a dynamic environment, system should focus on improvement. The visual workplace. Visual workplace क्या होती है कि अब जैसे मैंने बोल्ट्स किए, अब क्या है कि इसके ऊपर अगर एक काउंटर लगा दिया जाए कि 1 घंटे के अंदर मैं कितने बोल्ट्स वॉश कर लेता हूँ और वो इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर हो रही है। अब हम 10 बंदे हैं जो कि बोल्ट्स वॉश कर रहे हैं, तो दूसरे को इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसने 1 घंटे में 15 वॉश करनी है। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन है कि मैंने 1 घंटे में 12 किए, तो मैं क्यों नहीं 15 कर सकता? मैं भी 15 पे मैं कहूँगा अच्छा और ज़रा एफिशिएंट हो जाऊँ। दिस इज हाउ विजुअल वर्क प्लेस वर्क्स। Visual signals can take many forms and serve many functions. Present the big picture, performance, housekeeping. एक तो विजुअल वर्क प्लेस से हम क्या कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ग्राफ्स दिखा उनको रियल टाइम के साथ साथ कि फ़लाना इतनी देर में काम कर रहा है, फ़लाना इतनी देर में काम कर रहा है, और ओवरऑल उसके अलावा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं। फिर हाउसकीपिंग में हमने एक एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की देखी थी कि मैकडॉनल्ड्स क्या होता है, ऑर्डर आता है फौरन किचन के अंदर, वो एलसीडी लेके उनको पता चलता था ये ऑर्डर है, अभी उसने ऑर्डर लिया, उसके पैसे अभी उसने जितनी देर में वो पैसे उससे रिसीव करके उसको पे बैक चेंज वापस करेगा उतनी देर में ऑर्डर तैयार होके आ जाता। विजुअल यूटेंसिल होल्डर एनकरेजेस हाउसकीपिंग। नाउ व्हाट इज हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग होती है आपने अपनी चीज़ों को टाइडी अप करना। टाइडी अप एक दराज है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई, एक दराज है, दराज के अंदर चम्मच कांटे छुरियां पड़ी। अब अगर एक उसके अंदर ट्रे के अंदर अलग अलग कांटे, अलग अलग छुरियां, ये सारी चीज़ें रखी होंगी, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे छुरी चाहिए तो मुझे छुरी उठाने में, छुरी निकालने में कम टाइम लगेगा, यूज करने में कम टाइम लगेगा, वापस रखने में कम टाइम लगेगा, रादर देन के दराज भरा हुआ है, छुरी कांटे भरे हुए, उसके अंदर मैं जल्दी जल्दी ढूंढूं छुरी किधर है। इसी तरह
एक और एग्जांपल का 3 मिनट सर्विस क्लॉक रिमाइंड्स एम्प्लॉयज ऑफ द गोल। जैसे हमने एम्प्लॉय को पहले बताया कि वॉश करने में काउंटर हम लगा सकते हैं, इसी तरह कि अब वो एक अगर बोल्ट को वॉश करने में 10 सेकंड लगते हैं तो एम्प्लॉय के सामने हर जो एक दफ़ा बोल्ट वॉश किया काउंटर उसके बाद ज़ीरो हो जाए कि 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ज़ीरो हो जाए, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर 10 सेकंड के लिए, ताकि उसे अंदाज़ा रहे कि मैंने 10 सेकंड के अंदर 7 सेकंड में कर लिया, 5 सेकंड में कर लिया, कि मैंने लेस टाइम में जो मेरा गोल है, गोल ये है कि मैंने 10 से कम सेकंड में करना है एक बोल्ट वॉश करना है। तो गोल भी ताकि उसको याद रहे उसने इस टाइम में उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। Visual signals at machinery notify support personnel. Line machine stoppage, parts machine needed, all systems go. अब इस तरह हम उसके आगे लाइट्स भी लगा सकते हैं कि कहीं मशीन स्टॉप हो गई, रेड लाइट जल जाए, मेंटेनेंस के लिए वो येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, सो दैट के पता चलता रहे ऑपरेटर को कि कहाँ जो मशीन जो है वो किस स्टेज पे है, विजुअली उसे, रादर देन कि जब मशीन रुक जाए तो पता चले मशीन तो रुक गई। अब अगर उसे पहले ही पता हो येलो लाइट जल रही है उसका मतलब है कहीं ना कहीं रिपेयर चाहिए, तो वो उसको पहले ही साथ साथ रिपेयर कर ले। इसी तरह विजुअल कैनबान्स रिड्यूस्ड इन्वेंट्री एंड फोस्टर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता है कि जो चीज पहले आएगी वो पहले ही कंज्यूम होगी। इनफैक्ट दैट FIFO, LIFO और जस्ट इन टाइम 3 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम। FIFO में जो चीज़ पहले आई वो बाद में, इसी तरह LIFO में जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट, इसी तरह जस्ट इन टाइम में कि जो चीज़ जिस वक्त चाहिए उसी वक्त वो अराइव करे, उसी वक्त आए और यूज़ हो जाए। Quantities in bins indicate ongoing daily requirements and clipboards provide information on schedule changes. Process specifications and operating procedures are posted in each work area. अब क्या है कि इस तरह के ये बिन्स बना दिए जाते हैं, ये बिन्स डब्बे बनाए हुए, हर एम्प्लॉय के नाम का एक डब्बा है। अब एम्प्लॉय जब सुबह आते हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है उस दिन के बारे में, कोई लेटर देना है, कुछ भी देना, उसके एम्प्लॉय के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। उसके अलावा जो जनरल इंफॉर्मेशन है डेली रिक्वायरमेंट की कि आज इतनी चीज़ें, आज इतने प्रोडक्ट्स, इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए, आज की ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी इन डब्बों के ऊपर, इन बिन्स के ऊपर लिख के लगा दी जाती है, सो दैट एम्प्लॉय आएँ, रोज़ अपना बॉक्स चेक करें, अपना बॉक्स भी चेक करें, जनरल रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ें और जो उनकी मेल है वो भी उनको मिल जाए। इसी तरह परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक वो बड़ी सारी स्क्रीन या बोर्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर डेली की, पिछले दिन की परफॉर्मेंस, अगले दिन की एक्सपेक्टेशन, वो सारी उन्होंने लिख के लगाई होती हैं। एक्टिविटीज, टास्क लिख के लगाए होते हैं ऑफिस के अंदर कि आज के दिन ये काम करने। एथिक्स एंड वर्क एनवायरनमेंट, फेयरनेस, equity and ethics are important constraints of job design. fairness क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन, तमाम एम्प्लॉयज के साथ एक ही तरह का फेयर एटीट्यूड। देन इक्विटी भी बराबरी। एंड एथिक्स जो है सोशल बिहेवियर आर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स इन जॉब डिज़ाइन के। कंस्ट्रेंट्स क्यों हमें नहीं कह रहे? हमें नहीं कंस्ट्रेंट्स इसलिए कह रहे हैं कि जॉब डिज़ाइन जब हम कहते हैं तो जॉब डिज़ाइन में तो बेसिकली हम एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने की, हम कहते हैं कि जी इसको हम और एफिशिएंट कर लें ह्यूमन रिसोर्स को, लेकिन सिंस इट इज़ द ह्यूमंस दैट यू आर डीलिंग विद, तो उसके लिए ये 3 चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप ह्यूमंस को मशीन्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। Important issues may relate to equal opportunity, equal pay for equal work, and safe working conditions. Helpful to work with government agencies, trade unions, insurers, and employers. Then comes labor standards. Effective manpower planning is dependent on a knowledge of the labor required. Labor standards are the amount of time required to perform a job or part of a job. Accurate labor standards help determine labor requirements, cost, and fair work.
लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? लेबर्स के लिए आप स्टैंडर्ड्स एक एसओपीज ले डाउन कर देते हैं कि जी ये काम है, इसके लिए इतनी लेबर चाहिए, इतने टाइम में होगी और इसको इतनी हमने वेजेस देनी। और अगर ये लेबर स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हों तो क्या होता है कि आप मैन पावर प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, उसके लिए इतनी लेबर रिक्वायर्ड है, उसकी लेबर में इतनी कॉस्ट आएगी अगर स्टैंडर्ड्स डिफाइंड। अगर नहीं डिफाइंड तो फिर आप जब तक वो लेबर जितने दिन लगाए उस हिसाब से आप कॉस्टिंग करेंगे तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। So we've come to the end of this session. In this session we discussed job design, components, characteristics हमने उसके अंदर देखी, important implications देखी हमने। We started with the case study of Rusty Wallace NASCAR racing team, and we discussed that the pit crew, the job design of the human resource of NASCAR racing team is very important because it's the pit crew. It is the crew that is actually helping the car and the drivers win that race. Then we talked about the human resource strategy. Why is it important? How is it important? Then what are the competitive advantage and what are the constraints? जिसमें हमने कहा where, how, who, ये सारे के सारे constraints हैं human resource strategy के। Then we talked about labor planning, employment stability policies, work schedules, job classifications, work rules क्या होते हैं। फिर job design, labor specialization, job expansion क्या होती है। एक्सपेंशन के अंदर हमने फर्दर एनहांसमेंट, एम्पावरमेंट इनकी बात की। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स क्या होती हैं, मोटिवेशन इंसेंटिव सिस्टम्स, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। देन एर्गोनॉमिक्स एंड वर्क मेथड्स। एर्गोनॉमिक्स में हमने कहा कि लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, सिटिंग पोस्चर, उसके अलावा इंटरफेस और कंप्यूटर्स, मशीन्स, ये सारी ऑपरेटिंग कंडीशंस, ये सारी इकोनॉमिक्स में। देन व्हाट इज मेथड एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को एनालाइज कैसे किया जा सकता है, जॉब डिज़ाइन डिस्क्रिप्शंस को। देन वी टॉक्ड अबाउट द एथिक्स एंड वर्क एनवायरनमेंट एंड फाइनली द लेबर स्टैंडर्ड्स। और इसके अंदर बीच में हमने प्रोसेस चार्ट्स की बात की थी, हमने ऑपरेशनल चार्ट्स की, एक्टिविटी चार्ट्स की बात की थी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर job design as well. So now we have come to the end of this session. Thank you very much.